हेलो स्टूडेंट्स, हमारी प्रश्नावली 9.3 बच्चों चल रही थी और इसमें हमने 9.3 नहीं 9.4, ठीक है। और इसमें हमने क्या कर लिया था, प्रश्न नंबर जो थे 16 तक के क्वेश्चन मैंने दिए थे तुम्हें होमवर्क में करने के लिए। तो प्रश्न नंबर 16 तक के क्वेश्चन में जो हमने एग्जाम्पल उदाहरण 12 तक के हमने कर लिए थे बच्चों। तो इसमें जैसे कि मैंने बताया था 2 एग्जाम्पल्स इसमें बचे और अब जो क्वेश्चंस बचे हैं, ठीक है, वो सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो लैंग्वेज से रिलेटेड, मतलब ठीक है ना, जिसमें अवकल समीकरण भी हमें खुद बतानी है, ठीक है, और खुद से उसको सॉल्व करना है। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अभी हम पढ़ के रहे थे पृथक्करणीय चर वाले अवकल समीकरण पढ़ रहे थे ना, ठीक है। मेथड मैंने सारा बता दिया था। तो अब लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है। जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है ना, इनमें कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन, मतलब समाकलन कोई बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब समाकलन करने के लिए कोई ज्यादा बड़ा ऐसे दिक्कत वाला नहीं है, आसान सा। लेकिन मेन चीज है कि तुम्हें करने कैसे हैं, कैसे उनको बनाना है, ठीक है, कैसे अवकल समीकरण बनानी है। कई सारों में अवकल समीकरण पहले से नहीं बनी है, ठीक है ना। अवकल समीकरण भी तुम्हें खुद बनानी है, फिर उसका हल भी तुम्हें खुद करना है। तो ये सब चीजें तुम्हें समझनी होंगी, तो इजीली ये क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। और बाकी जहाँ तक ये क्वेश्चन है, मैं इसमें बच्चों सारे क्वेश्चन मैं ही करा रहा हूँ आज, ठीक है। इसमें कोई भी होमवर्क तुम्हें अलग से करने के लिए क्वेश्चन नहीं है, सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। 2 उदाहरण बचे थे, 2 उदाहरण मैं करा रहा हूँ और इसके बाद जो भी क्वेश्चंस बचे हुए थे वो सारे मैं करा रहा हूँ। तो अभी मैंने तुम्हें प्रश्न नंबर 1 से 16 तक दिए थे, अगर वो नहीं हुए हैं तो उनको तुम अभी कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा होमवर्क मेन ये है कि तुम्हें जो भी मैं आज बताऊंगा उनको समझना ही बहुत अपने आप में एक बड़ा होमवर्क है, ठीक है ना। इनको अच्छे से समझ जाओगे तो तब क्वेश्चन कर पाओगे तुम अगर एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं हम, ये आज सारे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे उदाहरण 13। उदाहरण 13 क्या लिखा है, बिंदु -2, 3 से गुजरने वाले ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके किसी बिंदु x y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता 2x/y² है, ठीक है। तो अब तुमने कल जो मैंने तुम्हें क्वेश्चंस कुछ बताए थे, तो कुछ ऐसा बताया था, बिंदु इससे गुजरने वाले ऐसे वक्र का समीकरण और फिर वक्र का समीकरण तुम्हें गिवन था, ठीक है। तो तुमने बस क्या किया था, उसमें बाद में c की वैल्यू निकालने के लिए x की जगह पे -2 रखा था, y की वैल्यू 3 रख दी थी, ठीक है। लेकिन उस क्वेश्चन की खास बात थी कि उसमें क्या दे रखा था, अवकल समीकरण गिवन थी। देखो वो कुछ ऐसा क्वेश्चन था, बिंदु 1 से गुजरने वाले ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अवकल समीकरण ये है। तो उसमें अवकल समीकरण तो दिया था ना, तुम्हें बस बाद में विशिष्ट हल निकालने के लिए, मतलब c की वैल्यू निकालने के लिए तुम्हें x और y की वैल्यू ये रखनी पड़ी थी बस, ठीक है। अवकल समीकरण गिवन था, तो वो भी एक तरीके से लैंग्वेज का क्वेश्चन तो था, लेकिन एक आसान क्वेश्चन था जिसमें अवकल समीकरण गिवन थी बच्चों, दे रखी थी। लेकिन ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें अवकल समीकरण तक नहीं दे रखी है, ठीक है। कहीं पे dy dx तुम्हें दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना। इसका मतलब बच्चों इसमें सबसे पहला काम तो तुम्हें अवकल समीकरण ज्ञात करना है। लेकिन बच्चों कोई बहुत टफ काम नहीं है, तुम्हें कुछ चीजें समझनी होंगी तो एकदम से तुम्हें पता चल जाएगा कि अवकल समीकरण की क्या होगी। सबसे पहली चीज बच्चों, ये चीज वैसे जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, ये अवकलज की जो अनुप्रयोग है ना, ठीक है ना। तो वक्र के किसी बिंदु x y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, ठीक है ना। प्रवणता की जहां तक बात करें, प्रवणता या ढाल भी से बोलते हैं, तुम्हें याद होगा ढाल, ठीक है। ये 11th में पढ़ा था, ठीक है। क्या चीज 11th में ये पढ़ा था कि खाली 11th में पढ़ा था ढाल किसे बोलते हैं, प्रवणता किसे बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब जो चीज यहाँ पे तुम नई चीज पढ़ रहे हो वो चीज है कि कोई भी वक्र दे रखा है ना, तो उसके भी किसी भी बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा की प्रवणता है ना, उसको हम लिखते हैं dy/dx। तो अगर ये चीज तुम्हें आ जाएगी तो इसमें कई सारे क्वेश्चन इसके बेस में बच्चा तुम कर सकते हो, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चन में ये होगा, ये चीज तुमने पहले पढ़ लेनी थी। लेकिन दिक्कत है कि अभी हमने अवकलज के जो अनुप्रयोग वाली एक्सरसाइज है वो करी नहीं हमने, ठीक है ना। अवकलज के अनुप्रयोग वाली एक्सरसाइज एक ऐसी है जिसमें स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण भी हमने पढ़ने और इसी मेथड से पढ़ने। लेकिन क्योंकि अभी हमने वो एक्सरसाइज की नहीं और करनी है हमने वो बाद में एक्सरसाइज, अगर वो हमने पहले करी भी होती तो मुझे ये तुम्हें अलग से बताने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो अभी तुम्हें क्या समझना है बच्चों, केवल इतना समझना, केवल इतना भी समझ जाओ कि किसी वक्र की केवल इतना भी खाली क्या स्पर्श रेखा की प्रवणता, ठीक है। केवल इतना ध्यान रख लो कि जो स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है वो कितनी होती है, dy/dx, ठीक है। तो तुम्हारे मन में केवल इतना ध्यान रहना चाहिए, तुम्हें केवल इतना ध्यान रख लो कि स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx, ठीक है।
केवल इतना याद रख लोगे ना कि स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx, और कुछ ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, तो क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम जैसा कि जो मैंने बताया, तो क्या होगा, लिखा हुआ है कि बिंदु से गुजरने वाले ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता इतनी है। लेकिन मैंने तुम्हें अभी बताई स्पर्श रेखा की प्रवणता होती कितनी है। हम जानते हैं कि किसी वक्र की स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी होती है, dy/dx होती है। ये हम जानते हैं, अभी मैंने तुम्हें बताया। ठीक है, ये हम पहले से जानते हैं। लेकिन प्रश्नानुसार उन्होंने कितनी दी है स्पर्श रेखा की प्रवणता, वक्र की स्पर्श रेखा की प्रवणता इतनी दी है। हमें पता है स्पर्श रेखा की प्रवणता इतनी होती है, उन्होंने दिया है इतनी होती है, तो हम इन दोनों को बराबर लिख सकते हैं। तो बच्चों इतना ही तो करना था, बन तो गई अवकल समीकरण। ठीक है, तो देखा कितना आसान था। ठीक है, लेकिन आसान कब हुआ, जब तुम्हें ये पता था कि स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx होती है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन भी अगर एग्जाम में आता तो बहुत इजीली तुम इसे कर सकते हो। ठीक है, तो क्या था, स्पर्श रेखा की प्रवणता उन्होंने दी है, हमको पता है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx होती है, तो हमने इसको इसके बराबर रख दिया, तो यहाँ से हमें अवकल समीकरण मिल चुकी है। अब इसे हल करना हमें आता ही है। y वाले के साथ y वालों को ले जाना, x के साथ x को ले आना, इसका अवकलन कर देना, फिर प्लस c आता है। ठीक है, अब तुम्हें पता है क्योंकि बिंदु दे रखा है, तो हम वैसे तो ये व्यापक हल निकला, लेकिन बिंदु दे रखा है तो हम x की जगह पे -2 और y की जगह पे 3 रख देंगे। ठीक है, तो x बराबर -2 और y 3 रखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में, तो क्या हो जाएगा, हमको ये पता चल जाएगा कि c की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, c की वैल्यू 5 आ गई, बस 5 वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो हमें हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, तो ये हमें वक्र का समीकरण मिल चुका, यही हमारा आंसर है, वक्र का समीकरण जो हमसे पूछा गया था। ठीक है बच्चों, तो आसान था ये। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बच्चों उदाहरण 14 है, लेकिन मैं इसको ऐसा करता हूँ, मैं इसको बाद में कराता हूँ। मैं इसलिए कराना चाहता हूँ इसे बाद में, ताकि एक्सरसाइज में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हम कंटिन्यूटी में जब एक साथ करेंगे तो हमें अच्छे से समझ में। तीन मतलब एक क्वेश्चन यहाँ है और 2 क्वेश्चन प्रश्नावली में है, ऐसे तो टोटल 3 क्वेश्चन हो जाएंगे ऐसे मूलधन वाले। ठीक है, तो कंटिन्यूटी में करेंगे तो थोड़ा उनमें आपस में हमें ये भी पता चलता रहेगा कि किस टाइप से वो रिलेटेड थोड़ा बहुत हैं। ठीक है बच्चों, तो ये लास्ट उदाहरण था, इसे मैं कराऊंगा, लेकिन अभी थोड़ी देर में कराऊंगा। तो अभी हमने एग्जाम्पल को छोड़ दिया है। ठीक है ना, बिल्कुल उसे करेंगे अभी थोड़ी देर बाद, लेकिन अब पहले हम प्रश्नावली के क्वेश्चन करते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला था कि प्रश्नावली के हमने 9.4 के, ठीक है, 3 एक्सरसाइज दरअसल चल रही है 11th में। ठीक है, तो अब 9.4 के हम जो क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, तो उसमें प्रश्न नंबर 16 तक हमने कर लिए थे, तो अब हम प्रश्न नंबर 17 ये स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान से अगर तुम समझोगे ना, देखो कितना बड़ा सा तुम्हें लग रहा है ना, लेकिन तुम एक बार थोड़ा सा भी हल्का सा समझ जाओगे ना, बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाता है। तुम देख रहे होंगे बस ये खत्म हो गया, यहीं पे वक्र का समीकरण खत्म भी हो गया। ठीक है, तो बहुत आसान से होते हैं, उससे बड़ा तो क्वेश्चन ही लिखा है। ठीक है, तो समझना उसे पहले तो देखो, बिंदु इतने से गुजरने वाले ऐसे वक्र का समीकरण, तो बिंदु, इससे तुम्हें साफ समझ में आ गया कि ये विशिष्ट हल निकालने के लिए इसका यूज होगा बाद में। ठीक है ना, सी का मान निकालने के लिए। आगे पढ़ते हैं। जिसके किसी बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, देखो फिर से आ गया ना वही चीज, स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो मैंने बताया था ना स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी होती है, क्या बताया था, स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है dy/dx। आया ना फिर से वही चीज, स्पर्श रेखा की प्रवणता। मैंने बोलता बस इतना तुम याद रख लो कि स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है dy/dx। ठीक है, तो इस पर अब क्या बोला उन्होंने, स्पर्श रेखा की प्रवणता मतलब dy/dx और उस बिंदु के y निर्देशांक का गुणनफल, मतलब dy/dx की गुणा किससे करनी है, y से करनी है। तो किसके बराबर आता है, उस बिंदु के x निर्देशांक के बराबर है। तो आया समझ में। तो ये तो हम जानते हैं कि वक्र की स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx होती है। ठीक है ना, तो प्रश्न अनुसार क्या दे रखा है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता और उस बिंदु के y निर्देशांक का गुणनफल, ये होगा स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx गुणा y निर्देशांक। ठीक है, इनका गुणनफल किसके बराबर होता है, उस बिंदु के x निर्देशांक के बराबर होता है। तो x के बराबर हमने लिख दिया, तो मिल गई हमको अवकल समीकरण। ठीक है ना, हमें अवकल समीकरण तो नहीं पता थी, तो मिल तो गई, मतलब dy/dx आ गया ना। बस इसे सॉल्व कर लो, y के साथ y वाले को रहने दो, x के साथ x वाले को, तो कोई दिक्कत ही नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है ना, और उसका ये बिंदु ये है, तो हमें बिंदु भी x ये रख देंगे, y रखेंगे, c की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है ना, c का मान रखे, क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है बच्चों, तो मेन क्या था इसमें, मेन यही था बस कि ये अवकल समीकरण तुम्हें खुद से कैसे बनानी थी, तो बहुत आसान है। ठीक है, स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx होती है, ये पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, प्रश्न नंबर 18। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर से ये थोड़ा बड़ा सा लग रहा है। ठीक है, तो बस हमें थोड़ा सा लैंग्वेज बनाना आ जाना चाहिए, तो हम बहुत इजीली क्वेश्चन कर लेंगे।
एक वक्र के किसी बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, ठीक है ना, स्पर्श बिंदु को बिंदु -4 3 से मिलाने वाली रेखा की प्रवणता की दुगनी है। यदि यह वक्र बिंदु इससे गुजरता हो तो वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो बार बार जो हम लिख रहे थे ना यहाँ पे बिंदु इससे गुजरने वाला वक्र का समीकरण, वो वाली लाइन इन्होंने बाद में लिख दी है। यदि यह वक्र बिंदु -2 1 से गुजरता हो तो इस वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो तुम्हें ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि वो वाली लाइन उन्होंने बाद में लिखी है, मतलब ये x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 1 रख के जो हम c का मान निकालते हैं ना, वो ये बिंदु है वो, ठीक है। तो ये हम बार बार अभी तक ऊपर लिख रहे थे, ये लास्ट में लिखा है इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका यूज हम बाद में करेंगे। फिलहाल अभी हम देखते हैं कि हम अवकल समीकरण कैसे बना पाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो फिलहाल हम ये देखेंगे कि हम अवकल समीकरण, तो देखो बच्चों यहाँ पे पढ़ो, एक वक्र के किसी बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, फिर से वही चीज आ गई, कितनी बार मैंने बता दिया, स्पर्श रेखा की प्रवणता, ठीक है। स्पर्श रेखा की तो हम जानते हैं स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी होती है, dy/dx, ठीक है। नेक्स्ट है स्पर्श रेखा की प्रवणता, कॉमा लगाया है, किसके बराबर है या किसकी जो भी है, ठीक है ना, आगे लिखा होगा, बराबर भी नहीं है। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या है, स्पर्श बिंदु को बिंदु -4 3 से मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता की दुगनी है। इसका मतलब जो ये dy/dx जो दिया है ये किसी चीज का दुगना है, ठीक है ना। ये जो dy/dx स्पर्श रेखा की प्रवणता है ये है dy/dx इक्वल टू 2 इंटू, ठीक है ना, और क्या चीज, लेकिन किस चीज का दुगना है, तो ध्यान से देखो, दुगना है वो स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु को बिंदु -4 3 से मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता। इसका मतलब यहाँ एक और प्रवणता आ रही है, ठीक है, लेकिन वो प्रवणता कैसे आ रही है, दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता। तो ये तुमने 11th में बच्चों पढ़ा था, ठीक है। उन्होंने कहा स्पर्श बिंदु, सबसे पहले तो समझ लो कि ये स्पर्श बिंदु क्या होता है। ध्यान से देखो, वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ना, इसका मतलब स्पर्श जो बिंदु है ना वो ये ही है, ध्यान रखना सबसे पहले तो, ठीक है। स्पर्श बिंदु लिख रहे हैं ना, स्पर्श बिंदु, ठीक है ना, स्पर्श बिंदु को इस बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड। तुम्हें मैंने 11th में बताया था, ठीक है ना, 11th में बताया था कि अगर कोई रेखा दे रखी है, ठीक है ना, और अगर उसमें एक बिंदु दे रखा है, एक दूसरा बिंदु दे रखा है, और तुम्हें क्या बताना है, तुम्हें प्रवणता ज्ञात करनी है अगर, ठीक है। तो फॉर्मूला तुम्हें याद होगा, कौन सा क्या फॉर्मूला होता था, अगर ये बिंदु मान लो x1 y1 है और ये बिंदु x2 y2 है, ठीक है, तो जो प्रवणता होती थी, इस रेखाखंड की प्रवणता होती थी, ठीक है, तो AB की प्रवणता, तो बच्चों क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने, फॉर्मूला था, याद आ रहा है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही तो फॉर्मूला पढ़ा था। ये अगर एक बिंदु दिया दूसरा भी दिया, तो अगर इस रेखाखंड की प्रवणता निकालनी है तो हमें क्या करना है, या इस रेखा की प्रवणता निकालनी है तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो सेम बच्चों यहाँ पे हमें क्या करेंगे, एक तो बोला स्पर्श रेखा की प्रवणता, वो तो हमें पता चल के dy/dx, फिर उन्होंने बोला स्पर्श बिंदु को इस बिंदु से मिलाने वाली, ठीक है। तो दूसरा बिंदु तो है -4 3 और पहला बिंदु स्पर्श बिंदु कौन सा है बच्चों, xy है, इस बात को समझ लेना, ठीक है ना। स्पर्श बिंदु xy है क्योंकि लिखा है ना किसी बिंदु xy पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो इस चीज को भी थोड़ा सा तुम्हें ध्यान रखना कि स्पर्श बिंदु ये है, ठीक है ना। तो स्पर्श बिंदु ये है और इस बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता, तो फॉर्मूला हमने यही लगाया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, तो इजीली ये हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -3 माइनस y, ठीक है ना, और y2 माइनस y1 हो गया, अब x2 माइनस x1 बटे x2 माइनस x1 -4 माइनस x, तो ये हो गया। तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ भी माइनस है, माइनस जब हम कॉमन ले लेंगे, नीचे भी माइनस कॉमन ले लेंगे तो सब कुछ प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा, कट जाएगा माइनस से माइनस भी, तो कुल मिला के सारा कुछ प्लस हो जाएगा, ठीक है। इतना तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। माइनस में अगर ऊपर कॉमन ले लूँ, नीचे भी माइनस कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो ये प्लस, ये भी प्लस, और उस माइनस से ये माइनस भी प्लस, तो सब कुछ प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, y+3 और x+4। तो एक तरीके से हमको इससे इसको मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता भी पता चल चुकी है, ठीक है। तो हमें दो टाइप की प्रवणताएं पता चल गई है। एक हमें पता चला है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता पता चल गई है, वो तो हमें पता ही था कितनी होती है, dy/dx। एक स्पर्श बिंदु को इससे मिलाने वाली रेखा की प्रवणता, ये भी पता चल गई। तो हमारे पास दो चीजें आ गई, एक dy/dx और एक ही है। अब इनमें क्या रिलेशन है बच्चों, तो इसमें लिखा है जो स्पर्श रेखा की प्रवणता है, मतलब ये dy/dx है, वो क्या है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा की प्रवणता है उसकी दुगनी है, ठीक है ना। तो यानी कि जो dy/dx इक्वल टू लिखोगे 2 गुणा, और ये इतना तुम्हें समझ में आ गया हो तो बस क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो अब तुम्हें क्या करना है,
यहाँ पे क्या हो गया, जो मैंने अभी बोला dy/dx है बराबर कितना लिखना है, 2 गुणा, और जो अभी हमने 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता आई थी उसका दुगना आ गया। ठीक है ना, बस अब ये हमारी अवकल समीकरण बन चुके। मेन तो यही काम था, बस मेन अवकल समीकरण बनाना। अगर तुम्हें इतना आ गया ना तो उसके बाद तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है ना, अब तो वैसे ही है, dy के साथ y वाला लिखना है, इसके साथ x वाला लिखना है, उसके बाद हमें क्या कर लेना है, अवकलन समाकलन कर लेना है। 1/x का समाकलन log x होता है ना, तो इसका log y+3 हो जाएगा। y का समाकलन करोगे 1 ही तो आएगा, तो 1 कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसे इसका log x+4 होगा। और नेक्स्ट है, क्योंकि ये बिंदु इससे गुजरता है ना, जो कि लास्ट में लिखा था, x की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू रखेंगे, तो जब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, यहाँ से c की वैल्यू भी मिल जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे log 4 आया, 2 log 2 आया, तो ये इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इजीली सॉल्व हो जाएगा बच्चों। देखो कैसे, log 4 है ना, तो log 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का वर्ग ना, तो अब 2 कहाँ आ जाएगा आगे, तो 2 log 2 तो हो जाएगा, तो इधर भी 2 log 2 है, इधर भी 2 log 2 है, तो ये कट जाएगा, तो 0 आएगा। ठीक है, या दूसरा काम तुम ये भी कर सकते हो कि log 4 को ऐसे ही रहने दो, इस 2 को, तुम्हें पता है जब जो चीज आगे होती है गुणा में, वो इधर आके किस में आ जाती है, घात में आ जाती है ना, तो 2 की घात 2 कितना होता है, 4, तो log 4, तो log 4 से log 4 काट दो, कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो, मतलब कुल मिला के बात ये कि ये 2 log 2 और log 4 एक ही चीज है। ठीक है, तो इसलिए ये काट जाएंगे और c की वैल्यू 0 आ जाएगी। c का मान यहाँ पे रखो, तो हमारा आंसर आ चुका है बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा इसको ज्यादा ज्यादा थोड़ा सा चेंज तुम करना चाहते हो, तुम चाहते हो कि हम log हटाना चाहते हैं इसका। ठीक है ना, तो log हटा सकते हो, कैसे, log से log तभी तो कटेगा जब इसके आगे कुछ ना हो, चाहे tan हो, यहाँ पे भी tan हो, तभी कटते हैं कुछ भी चीजें, sin हो, tan इनवर्स हो, जब उसके आगे कुछ दूसरा नहीं होता। ठीक है ना, तो इस 2 को अगर हम हटा दें तो 2 कैसे हटता है बच्चों, वो कहाँ चला जाता है, घात में चला जाता है, तो अब log के सामने log आ गया ना। ठीक है ना, अब log से log तुम काटोगे तो तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन। इसके बाद जो बच्चों में क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, अब जो मैं बैंक में वो मूलधन वाली बात कर रहा था, वो वाले क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया, एक इसका ऐसा क्वेश्चन उदाहरण का है और इसके 2 क्वेश्चन इसके प्रश्नावली में है, तो तीनों क्वेश्चन एक दूसरे से थोड़े से रिलेटेड हैं, लेकिन एग्जैक्ट एक जैसे तो नहीं है, लेकिन काफी हद तक रिलेटेड है। लेकिन हर क्वेश्चन में अलग अलग चीजें निकालने के लिए पूछी गई हैं। ठीक है, तुम ध्यान से देखो, पहले मैं तुमको क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि जितने की दर से होती है तो कितने वर्षों में इतनी राशि दुगनी हो जाएगी। तो इसमें वर्ष निकालने के लिए बोला है ना, वर्ष का मतलब समय निकालने के लिए बोला है, टाइम निकालने के लिए बोला है। ठीक है, इसमें टाइम निकालने के लिए बोला है। ऐसा ही क्वेश्चन तुम्हें अगर दिखेगा बच्चों, ठीक है ना, ये इसमें टाइम निकालने के लिए पूछा है। इसका एक जो प्रश्नावली में क्वेश्चन है, किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि इतने की दर से होती है तो इतने रुपए उसमें वर्ष में दुगने जाते हैं, तो आर का मान निकालिए। यहाँ पे अब दर के लिए बोल दिया, आर निकालो। पहले में टी पूछा था ना, इस बार आर पूछा है। ठीक है ना, नेक्स्ट अगर हम देखें ऐसा ही क्वेश्चन बच्चों, तो ऐसा क्वेश्चन है एक और भी। ठीक है, तो वो क्वेश्चन ये है, किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि इतने वर्ष की से होती है तो इस बैंक में इतने रुपए जमा किए जाते हैं, तो 10 वर्ष में राशि कितनी हो जाएगी। इसका मतलब है इस क्वेश्चन में मूलधन ही कितना हो जाएगा। ठीक है ना दर पूछिए ना समय पूछा है। ठीक है, इसमें ये राशि कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें पी की मतलब किसकी वैल्यू, मूलधन ही कितना हो जाएगा। ठीक है ना, तो पी की वैल्यू है, इसमें राशि की वैल्यू, रुपयों की वैल्यू, एक में समय, एक में दर है और एक में रुपए है। ठीक है, तो लेकिन होने सब एक तरीके से ही क्वेश्चन है, तो वो मैं समझाऊंगा तुम्हें। तो बच्चों ध्यान से तुम देखोगे कि ये तीनों जो क्वेश्चन है कैसे करने हैं। ठीक है ना, क्योंकि तीनों एक थोड़ा सा रिलेटेड थे, इसलिए मैंने तुम्हें बता दिए। ठीक है, देखो, किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 5% वार्षिक की दर से होती है, कितने वर्षों में राशि जो है, कितने वर्षों में रुपए 1000 की राशि दुगनी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन में सबसे पहली बात तो सबसे ये ध्यान रखना कि इस क्वेश्चन को कोई पुराने मेथड से, ठीक है ना, कोई मूलधन मिश्रधन के जो पुराने तुमने रूल पढ़े थे उससे करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, तुम्हें कोई नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि अभी तुम्हारे सिलेबस में ये वाली चीज नहीं है, तुम तो अवकल और समाकलन वगैरह ये चीजें पढ़ रहे हो, तो इसी से करना पड़ेगा। ठीक है ना, तुम्हें वो पुराने फॉर्मूले नहीं यहाँ पे बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे नंबर 1 बात तो यही है। तो अब देखो कि किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि, तो सबसे पहला काम हमें इसमें ये करना है बच्चों, अपनी ओर से हमने मान लिया किसी समय टी पर। ठीक है, टी भी हमने अपनी ओर से मान लिया, एक समय को मान लेना टी, टाइम पर मूलधन पी है।
ठीक है ना। तो मूलधन को क्या मान लेंगे, P मान लेंगे, ठीक है। और बच्चों देखो P की जगह तुम अगर कुछ और लिखना चाहते हो, कुछ और भी लिखना चाहते हो, लिख सकते हो बिल्कुल, ठीक है। P का जो नॉर्मली हमने यहाँ पे लिया है, P से हमारा मतलब है मूलधन, मतलब प्रिंसिपल, ठीक है। इंग्लिश में प्रिंसिपल, मूलधन को प्रिंसिपल बोलते हैं ना, ब्याज को इंटरेस्ट बोलते हैं, तो इस वजह से हमने यहाँ पे P दिया है, ठीक है। तो तुम प्रिंसिपल P मतलब मूलधन इसको ले सकते हो, राशि, ठीक है। तो ये रुपए हैं, मतलब इतने रुपए, P जो है रुपीज है, ठीक है। मूलधन कि कितने पैसे हमने लगाए हैं बैंक में, हमने कितने लगाए हैं, ठीक है। तो देखो अब ध्यान से देखो, ये पहली वाली लाइन को समझना बहुत ध्यान से, ठीक है। क्या किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि, अब कुछ थोड़ी सी दिक्कतें तुम्हारी इसमें ये है कि तुम्हारे एक एक्सरसाइज हो नहीं रखी है, मतलब अवकलज का अनुप्रयोग नहीं हो रखी, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात भी नहीं है, ठीक है ना। क्या होता है कि अगर हम बोलें, जैसे हमने पढ़ा ना dy/dx, इसका मतलब तुमने अवकलज ये तो पढ़ा है, साथ में तुमने ये भी पढ़ा है dy/dx का मतलब होता क्या बच्चों, इसका मतलब ये होता है कि x के साथ साथ में y में क्या परिवर्तन हो रहा है, ठीक है ना। x के साथ y में क्या परिवर्तन हो रहा है, ठीक है ना। अगर कभी ये परिवर्तन जो होता है ये वृद्धि में होता है, मतलब कोई चीज बढ़ रही है, x के साथ साथ y भी बढ़ रहा है, तो हमेशा ये पॉजिटिव में आता है। और अगर x के साथ y घट रहा है, x बढ़ता जा रहा है और y घटता जा रहा है, तो तब हम इसको नेगेटिव में लिखते हैं बच्चों, ठीक है ना। लेकिन कुल मिला के अगर हम बोलें कि x के सापेक्ष y में वृद्धि, तो उसे उसका मतलब होता है dy/dx, ठीक है। बढ़ कौन रहा है, y बढ़ रहा है, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, ठीक है। सेम वही चीज बच्चों यहाँ पे, तो किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि, बढ़ कौन रहा है, मूलधन, मूलधन कितना है, P बढ़ रहा है ना, ठीक है, ऊपर वाला बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा होगा, किसके साथ साथ बढ़ रहा होगा, T, समय के साथ साथ पैसे बढ़ते हैं ना बैंक में, यानी कि T के साथ साथ, T के सापेक्ष T बढ़ता जा रहा है तो P भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है तो P मतलब जो तुम्हारा मूलधन है वो भी बढ़ता जा रहा है, पैसे तुम्हारे बढ़ते जा रहे हैं, बैंक में ऐसा ही होता है। तो सबसे पहले तो इस चीज को तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात यहाँ पे समझना कि अभी तक के जो क्वेश्चन थे ना, वहाँ पे dy/dx, dy/dx, dy/dx ऐसे में आ रहा था ना, ठीक है। अब ये इस क्वेश्चन में ना y आएगा ना यहाँ पे x आएगा, ठीक है। आया समझ में, ना यहाँ पे y आ रहा है ना यहाँ पे x आ रहा है, तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, तो भी ये अवकल समीकरण तभी भी होगी है, ठीक है। वो तो हमारे जो क्वेश्चंस होते थे उसमें हम चर जो लेते थे y और x ही लेते थे, यहाँ पे हमने चरों के नाम बदले हैं क्योंकि समय को हम x लिखना ज़्यादा सही नहीं लगेगा हमें, ठीक है। समय को t लिखना ही ज़्यादा ठीक रहता है, ठीक है। उससे हमें क्वेश्चन समझ में भी आएंगे। अगर हम इसको x लिखने लगेंगे तो हमें ही प्रॉब्लम होगी, हम गलत नाम रखेंगे तो, ठीक है। किसी समय x पर मूलधन y है तो वो हमको ही प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो इसलिए समय मैंने लिखा है t, ठीक है, और मूलधन लिखा है P, प्रिंसिपल जो कि होता है ये रुपए हैं एक तरीके से, ठीक है ना, और ये समय है, ठीक है। तो जो P मतलब प्रिंसिपल जो पैसे हैं, ठीक है ना, जो धनराशि है वो बढ़ती है किसके साथ, समय के साथ साथ। लिखा हुआ है मूलधन की वृद्धि मतलब बढ़ रही है। अब कैसे बढ़ती है, बराबर लिखा है 5% वार्षिक की दर से होती है, मतलब 5% वार्षिक, मतलब 5% बढ़ जाते हैं, ये 5% बढ़ जाते हैं, 5% वार्षिक की दर से, मतलब P का 5%, P क्या है, मतलब जितने रुपए होंगे उनका 5% इस हिसाब से बढ़ती है, ठीक है ना। कितनी बढ़ जाती है, मतलब मूलधन की वृद्धि कितनी हो जाती है, वो होती है P का 5% बढ़ जाती है। जैसे मान लो 100 रुपए हैं तो 100 का 5% मतलब 5 रुपए, तो 5 रुपए बढ़ जाते हैं। तो ये वृद्धि यहाँ पे ये बता रही है कि कैसे करके बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से बढ़ता है, ठीक है, P का 5%। तो ये इतना तुम्हें समझ में आना चाहिए सबसे पहले बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग सारे जो 3 क्वेश्चन है, तीनों के तीनों क्वेश्चन की स्टार्टिंग यहीं से ही है। पहले तो सबसे पहले ये वाली लाइन समझ लो, ठीक है। जो इस पे बेस्ड तीनों क्वेश्चन है उनकी स्टार्टिंग यहीं से है बच्चों, ठीक है। क्या कि मूलधन क्या है, P है, समय के साथ साथ जो बढ़ रहा है वो dp/dt बराबर क्या है, P का, P, ठीक है ना, P क्या मूलधन, P का कितना है, जो भी उन्होंने दिए जो वार्षिक वृद्धि दर दे रखी है, यहाँ पे 5% है तो P का 5%, 6 दिया होगा तो P का 6%, ठीक है ना, 8 दिया होगा तो P का 8%। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे बच्चों सबसे पहले ये समझना जरूरी है। तो तीनों क्वेश्चन की स्टार्टिंग यहीं से होगी। जैसे तुम्हें ये समझ में आ गया, इसको आगे सॉल्व करोगे, तुम्हें सॉल्व करना आता है। P का 5% को कैसे लिखते हैं, का की जगह इंटू लिखते हैं, और 5% का प्रतिशत का मतलब बटे 100, ठीक है, ये बात तुम्हें पता ही होगी।
तो p इंटू 5/100, तो 5 से इसको डिवाइड करो बच्चों, कितना आएगा 20 आएगा ना। तो dp/dt इक्वल टू p/20 आ गया। मतलब इससे आगे करना तो आसान है, लेकिन मेन चीज है पहले ये लाइन आ गई। अगर तुम्हें ये वाली लाइन आ चुकी है ना, ठीक है, यही स्टार्टिंग है हर क्वेश्चन में, ऐसे तीनों क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये लाइन अगर आ चुकी है तो इजीली ये क्वेश्चन आगे हो जाएगा। आगे देखते हैं बच्चों, ठीक है। आगे अगर हम देखें तो ये तो मैंने बताया गया था dp/dt p/20 आ गया। अब इससे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब y और x का चक्कर खत्म है, y और x की जगह दूसरी चीजें, लेकिन तरीका वही है, p के साथ p वाले को लिखेंगे और t के साथ t वाला तो कोई है नहीं, तो इसको रहने दो यहाँ पे, ठीक है। हम समाकलन जैसे ही करेंगे तो इस तरीके से हमने कर लिया। 1/20 तो कांस्टेंट है, बाहर लिख दिया। p का 1/x का log x होता है ना, तो इसका log p हो जाएगा। मॉड होता है वैसे, ठीक है ना, लेकिन मॉड नहीं लगाएंगे हम। क्यों नहीं लगाएंगे बच्चों, ठीक है। p की वैल्यू अगर हमको मतलब x की वैल्यू हमें पता नहीं होती थी, ठीक है ना, पॉजिटिव है नेगेटिव, तो हम log mod x हम लिख देते थे, ठीक है। लेकिन अभी तो हमें p की वैल्यू पता है ना, p तो क्या है, धनराशि है। धनराशि तो हमेशा धन में ही होती है, धनराशि हम नेगेटिव थोड़ी होती है। तो यहाँ पे मॉड लगाने की जरूरत है, हमें पता है p+c है, क्योंकि p रुपए है, ठीक है ना। रुपए हमेशा धन में ही होते हैं, इसलिए अब मॉड मत लगाना यहाँ पर, ठीक है ना। तो बिना मॉड के लिख देना log p, ठीक है। समाकलन बन का करेंगे, t आएगा तो ये हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा ही तो हम करते थे, ठीक है, समाकलन ही तो किया है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वाली लाइन तुम्हें लगभग लर्न हो जाएगी आगे चल के, ठीक है ना। जब 3-4 तुम आगे मैं बहुत सारे जब क्वेश्चन कराऊंगा तुम्हें, जब ये पता चलता रहेगा तो ये लाइन आराम से लर्न हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखो क्या चीज है, ये लाइन है क्या, मैंने लिखा है यदि t बराबर 0 तो p बराबर 1000, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्या है, ठीक है। लिखा हुआ है कितने वर्षों में इतनी राशि दुगनी हो जाएगी, 1000 की राशि दुगनी हो जाएगी। मतलब ये राशि कैसी है, ये शुरुआत की राशि है बच्चों, क्योंकि इसी की तो बात की गई कि ये राशि हम शुरू में रखेंगे और ये राशि कितने सालों बाद दुगनी हो जाएगी। मतलब 1000 है ये, और दुगनी मतलब 2000 हो जाएगी। कुछ टाइम बाद ये 2000 हो जाएगी। वही टाइम हमें बताना है कि कितने टाइम बाद, हमें इस क्वेश्चन में टी निकालना है टाइम, और बताना कि दुगनी हो जाएगी, मतलब ये डबल हो जाएगी। लेकिन शुरू में कितनी थी, इसका मतलब शुरू में थी ये 1000 रुपए थे, ठीक है। बहुत ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने बोला कितने सालों में ये 1000 की राशि दुगनी हो जाएगी, इसका मतलब शुरू में कितनी रही होगी राशि, 1000 रुपए रहेगी ना। सबसे स्टार्टिंग में कितने पैसे रहेंगे, 1000 रुपए रहेंगे, ठीक है। तो अगर सबसे स्टार्टिंग में 1000 रुपए रहेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब यदि t बराबर 0, मतलब सबसे जैसे हम बैंक में गए, बैंक में जाते ही हमने वहां पे 1000 रुपए दे दिए, तो कुछ समय था उस टाइम पे, कुछ नहीं हुआ पैसे। तो जब मान लो t बराबर 1 हो जाए, मतलब 1 साल हो जाएगा, तभी तो पैसे कुछ बढ़ेंगे, ठीक है। t बराबर 2 हो जाए तभी तो पैसे कुछ बढ़ेंगे। सबसे शुरुआत में जब t बराबर 0 है, जब हम घुसे ही बैंक के अंदर, तब हमने 1000 रुपए निकाले। तो उस टाइम पे तो समय कुछ था ही नहीं ना, t 0 था ना। तो t बराबर 0 मतलब प्रारंभिक स्थिति है, ठीक है ना। तो t बराबर जब 0 है तो p की वैल्यू मतलब जो रुपए हैं वो कितने 1000 हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन में लगेगी, ठीक है। ये कंडीशन मतलब अभी तक तुम्हें कुछ बिंदु दिया था, तुम x ले लेते थे, y वहां से ले लेते थे, या कुछ दिया, तुम यहाँ खुद से कंडीशन ढूंढनी है, ठीक है। कहीं पे लिखा था इस क्वेश्चन में कि t बराबर 0 और p बराबर 1000, कहीं नहीं लिखा ना, तुमने अपने आप से निकाला है। तो मेन चीज बच्चों, कैलकुलेशन से यहाँ पे कोई ज्यादा टफ नहीं होती, आसान है। मेन चीज है तुम्हें ये चीजें समझनी है, ठीक है, कि यदि t बराबर 0 होता है, ठीक है ना, समय अगर 0 है, ठीक है, तो पैसे कितने थे, 1000 रुपए थे, ठीक है। तो अब हम ये t बराबर 0 और p बराबर 1000, ये समीकरण 1 में हम रख देंगे, t का मान भी और p का मान भी। उससे हमें किसकी वैल्यू निकल जाएगी बच्चों, c का मान निकल जाएगा, तो हम रख देते हैं। तो ये log 1000 हो गया, p की वैल्यू मैंने 1000 रख दी, ठीक है, और मैंने t की वैल्यू 0 रख दी। तो बच्चों ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ गई, c की वैल्यू आ गई log 1000। तो c की वैल्यू log 1000, फिलहाल इसको log 1000 ही रहने देना, क्योंकि इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। इसकी वैल्यू 3 होती, ठीक है ना, कब होती, अगर इसका बेस होता 10, ठीक है। अभी यहाँ पे बेस फिलहाल कुछ लिख नहीं रखा है, तो इसका बेस मैंने बताया तुम्हारी बुक में, जब बेस लिख नहीं रखा तो तुम्हारे बेस ना ई माने हुए सारे, ठीक है। बुक में जो भी बिना बेस के ये है ना सारे क्वेश्चन, इनके बेस ई हैं सबके, ठीक है। तो जब बेस ई होता है तो तब इसकी वैल्यू 3 नहीं होगी, ठीक है ना। तो बेस 10 होता है तब इसकी वैल्यू 3 होती है, जितने 0 होते हैं उतनी वैल्यू होती है। लेकिन log 1 की वैल्यू तो हमेशा 0 ही होती है, log 1 होगा ना तो उसकी वैल्यू 0 ही होती है। लेकिन log 10, 100 इनकी वैल्यू
अभी हम अगर बेस ई है तो हम कुछ इनकी वैल्यू बता नहीं सकते, तो हमें सी बराबर log 1000 बस इतना लिख देना पड़ेगा। सी की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, ये सी की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। ऐसा ही तो हम करते हैं। सी की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी log t प्लस इस तरीके से मैंने रख दी। ठीक है, अब मैं ये क्योंकि एग्जाम्पल है बच्चों बुक में, और जो एग्जाम्पल है थोड़ा ई के तरीके से उन्होंने कर रखा है। अगर बुक में हम देखेंगे ई वाली तरीके से कर रखा है, लेकिन मैंने ई वाले तरीके से नहीं कराया, मैं सिंपली लॉग से ही करा रहा हूँ। ठीक है ना, अगर हमको ज़्यादा लॉग से फिर ई में कन्वर्ट करना, ई से लॉग में कन्वर्ट करना, तो इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। किसी क्वेश्चन में अगर मुझे ऐसा लगेगा कि ऐसा जरूरी है करना, तो वही मैं ई वाले मेथड से कराऊंगा, नहीं तो मैं ई में कन्वर्ट करके क्वेश्चन को बड़ा नहीं करना चाहता। ठीक है ना, तो बुक में फिलहाल ई से वाले तरीके से, तुम नॉर्मल इसी तरीके से करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो तुमने लॉग के रूल पढ़े हुए भी हैं। ठीक है, तो लॉग पी बराबर ये हो गया। हमने जैसी वैल्यू रखी तो यहाँ पे सी की जगह हमने log 1000 रख दिया। तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है, तो बच्चों अब हमने ये वैल्यू रख दी। ठीक है, जैसे हमने ये वैल्यू रखी तो हमें एक तरीके से हमें उसका जो भी समीकरण थी हमें उसका विशिष्ट हल हमें मिल चुका है। ठीक है, सी की वैल्यू रखते ही। तो अब केवल दो चीजें हैं बची हैं, पी और टी। और विशिष्ट हल वाले जो क्वेश्चन होते थे तुम्हें याद होगा, उसमें क्या बचता था लास्ट में, y और x ही बचता था खाली। ठीक है ना, y होता था और x होता था। ठीक है, और c की वैल्यू हम रख देते, तो c भी अब नहीं रहा, तो कुल मिला के ये हो गया। ठीक है, तो हमें ये फाइनली हमें जो हम बोल रहे हैं, जैसे कभी बोलते थे वक्र का समीकरण मिल गया, या कभी बोलते थे कि हमें उसका हल मिल गया जो अवकल समीकरण, तो वो ये चीज है। ठीक है, ये हमारा लेकिन फाइनल आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, ध्यान दो जरा। क्वेश्चन में हमसे तो कुछ और ही पूछा गया था। हमसे पूछा गया था, हमने भले ही विशिष्ट हल निकाल चुके हैं, हमने खुद से पहले क्या करी, अवकल समीकरण बनाई, फिर उसमें जो सी की वैल्यू है वो निकालने के लिए हमने टी बराबर 0 और पी बराबर 1000 रखा, उससे में सी की वैल्यू निकली। सी की वैल्यू निकालने के बाद हमने विशिष्ट हल निकाल दिया। अब हमें क्या करना, ध्यान से सुनो। जब लिखा क्या लास्ट में, कितने वर्षों में, इसका मतलब टी निकालना है, कितने वर्षों में, मतलब टाइम निकालो कि 1000 की राशि दुगनी हो जाएगी। जब दुगनी 1000 जब दुगना हो जाएगा तो कितना बन जाएगा, 2000 ही तो होगा। 1000 का दुगना कितना हो जाएगा, 2000। इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि कितने वर्षों में, मतलब टी का मान ज्ञात करो, और जब पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2000 हो जाएगी। तो अब उन्होंने पी बराबर 2000 निकालना दिया है, और टी की वैल्यू तुम्हें निकालनी है। बताओ कि समय कितना होगा यदि पी बराबर कितना है, दुगनी हो जाए, क्योंकि 1000 का दुगना कितना होता है, 2000। तो राशि अगर 2000 हो जाए तो मैं पी की जगह पे रख देता हूँ 2000। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, टी निकालना। तो इस वाली इक्वेशन में मैं पी की जगह पे 2000 रख देता हूँ बस, और टी की वैल्यू निकाल लो। तो अब देखो log 2000 है ना, जब 1000 इधर आएगा, ठीक है बच्चों, तो ये बल्कि ये वाली लाइन हटा देता हूँ। ठीक है, तो log 2000 माइनस log 1000, ठीक है ना, log 2000 माइनस 1000। तो तुमने ये रूल पढ़ा हुआ log का, log a माइनस log b कितना होता है, log a बटे b हो जाता है ना। माइनस में जो चीज होती है वो बटे में आती है, तो जब हम जैसे ही बटे करेंगे तो ये सारे चीजें कट जाएंगे, तो log 2 आ जाएगा ना। तो यहाँ से t बराबर कितना हो जाएगा, 20 इंटू log t, तो t बराबर 20 log t, ये इसका आंसर है बच्चों। ठीक है, तो बुक में ई के मेथड से किया वो करने की आवश्यकता है नहीं है, बहुत इजीली लॉग से ही हो जाएगा। इसके बाद बच्चों जैसे मैंने बोला था, अब इसके जैसे ही पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन भी हैं अभी, लेकिन पहले प्रश्न, अब प्रश्नावली, ये तो था उदाहरण। ठीक है ना, अब चलते हैं प्रश्नावली पे। ठीक है, लेकिन हम पहले इसके जैसे ही क्वेश्चन, एक जैसे क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो क्या है, तुमने ध्यान से देखा होगा कि अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया था उसका आंसर था t इक्वल टू आया था 20 log 2। ठीक है ना, ऐसे ही तो आया था 20 गुना log 2, यही तो आया था। ध्यान से देखो, इस वाले क्वेश्चन में log 2 की वैल्यू दे रखी है। जैसा कि मैंने बताया, बेस हम जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, हम उसमें बेस लिख नहीं रहे हैं, लेकिन सबका बेस ई है। तो log 2 की वैल्यू उन्होंने दे रखी है। जब खुद से log 2 की वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब हमें ये वैल्यू रखनी भी है। जैसे अभी हमारा जो क्वेश्चन था उसका आंसर आया था 20 log 2। तो अगर मान लो हमें log 2 की वैल्यू दी होती तो तब हम 20 गुना और ये वैल्यू रखते हैं, तब हमारा फाइनल आंसर आता है। ठीक है ना, तो अब हो सकता है इसका आंसर भी ऐसे ही आएगा कुछ। ठीक है ना, log 2 इंटू करके आएगा, लेकिन अब हमें वैल्यू रखनी पड़ेगी क्योंकि प्रश्न में उन्होंने खुद दी है log 2 की वैल्यू। ठीक है ना, और इस चीज से नहीं घबराना कि log 2 जो भी हम लिख रहे हैं उसके बेस में ई तो है ही नहीं बच्चों, सबके बेस में ई ही है। जहां जब भी हम कभी भी हम लॉग लिख रहे हैं ना, ठीक है ना, कहीं पे भी लॉग लिख रहे हैं उसके बेस में बार बार ई आ रहा है, लेकिन हम उसको छोड़ दे रहे हैं। ठीक है ना, हम उसको नहीं लिख रहे हैं, हम उसको ये मान के चल रहे हैं वो ई है, हम उसे बार बार नहीं लिखेंगे। ठीक है ना, कहीं पे जरूरत होगी हम उसी जगह पे लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 8% वार्षिक की दर से होती है,
ठीक है, उसी की तरह तो है क्वेश्चन। ठीक है, मूलधन की वृद्धि है, पहले 5% वार्षिक लिखा था, अब 8% लिख दिया। यदि लिखा 100 रुपये 10 वर्षों में दुगने हो जाते हैं तो आर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बच्चों वैसा ही ये क्वेश्चन है, सब कुछ वैसे ही करना, बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। उसी टाइप के स्टेप्स हम अपनाते जाना जैसे ठीक वाला किया है क्वेश्चन। ठीक है ना, बस यहाँ पे आर की वैल्यू निकालनी, वहाँ टी की निकालनी थी। ठीक है, तो माना शुरुआत हम वैसे ही करेंगे जैसे पहले किया था, माना किसी समय टी पे मूलधन क्या है, पी है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों मैंने क्या बताया था, मैंने बोला था कि हम लिखेंगे पी की वैल्यू, टी के समय के साथ साथ पी की वैल्यू बदल रही है ना, मतलब बढ़ रही है ना, तो हम लिखेंगे डी पी बटे डी टी। ठीक है ना, बराबर, और क्या अभी ये लिखा है मैंने, ठीक है ना, आगे मैं नेक्स्ट बताऊंगा, लेकिन डी पी बटे डी टी इक्वल टू, ठीक है, अभी मैंने लिखा था थोड़ी देर पहले, पी का 5%, ऐसे लिखा था ना, डी पी बटे डी टी इक्वल टू पी का 5%। लेकिन इस बार कितना है, इस बार 5% है नहीं, इस बार कितना प्रतिशत है, 8%। ठीक है, तो अब मैं लिखूंगा डी पी बटे डी टी इक्वल टू, ठीक है ना, पी का 8%। ठीक है, सेम वैसे ही है शुरुआत। ठीक है बच्चों, सेम वही शुरुआत है, डी पी बटे डी टी। ठीक है ना, क्योंकि समय के साथ साथ वैल्यू पी बढ़ रही है। ठीक है ना, क्या है, पी का 8%, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में लिखा था, पी मतलब जो मूलधन है उसका 5% लिखा था, इस बार 8% लिखा, तो पी गुणा आर बटे 100, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, अब पी के साथ पी को लिख देंगे, डी पी बटे पी, और टी के साथ कुछ है नहीं, इसको ऐसे ही रहने देंगे। ये आर तुम्हें दिख रहा होगा कि ये आर कहाँ आ गया, इसको कहाँ लिखें, इसको कहीं भी लिख लो, इसको यहीं रहने दो। आर क्या होता है बच्चों, आर क्या होता है, आर तो वार्षिक वृद्धि दर है ना, आर तो दर है, दर तुम्हें पता ही है ना, बैंक में अगर हम बोलते हैं कि 5% की दर है तो फिक्स रहती है ना, दर तो फिक्स ही रहेगी ना, तो इसे एज ए कांस्टेंट ट्रीट करो, मतलब ये समझो कि आर क्या है, एक कांस्टेंट है। ठीक है, आर क्या है, कांस्टेंट है, आर का मान बदलने वाला नहीं है, तो इसको कांस्टेंट की तरह ही रखो। तो जैसे ही हम समाकलन करेंगे तो हम 100 को तो बाहर लिखेंगे, आर को भी बाहर लिख लो। ठीक है, क्यों, क्योंकि आर क्या है, एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो उसको भी क्या लिख लो, बाहर लिख लो। तो अब समाकलन कर लो, 1/p का लॉग p हो गया, आर बटे 100 तो बाहर रहेगा, डी टी 1 का समाकलन t हो गया। ठीक है ना, प्लस क्या आ जाएगा, कांस्टेंट हम लिख लेंगे c। तो ये समीकरण एक, ऐसा ही तो हम करते थे, और ऐसा ही हमने अभी मूलधन वाला जो पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ही किया था। फिर मैंने क्या बोला था, अब कैसे करना है, इस सी की वैल्यू कैसे निकालनी है, क्या बताया मैंने बोला था हम लिखेंगे t बराबर 0 है। यदि t बराबर 0 है तो स्टार्टिंग में कितने पैसे थे, क्या लिखा हुआ, देखो ध्यान से क्वेश्चन में लिखा हुआ, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि 100 रुपए 10 वर्षों में दुगने हो जाते हैं, यानी कि शुरू में रुपए थे कितने, 100 रुपए थे ना, शुरू में 100 रुपए थे, यानी कि जब t बराबर 0 था तो p बराबर 100 था, रुपए 100 थे। सेम ऐसे ही करना, शुरुआत जैसे तुमने c की वैल्यू निकालने के लिए सेम वही चीज करनी जो पहले करी थी, तो हम वही कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है ना, तो हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे लिख लेंगे कि यदि t बराबर 0, देखो ऐसे ही किया था। ठीक, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा अलग है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, भले ही निकालना कुछ और है, एक में समय निकालना था, एक में आर निकालना, लेकिन करने का तरीका वही है। तो t बराबर 0 रखेंगे, तो जब t बराबर 0 है तो p बराबर कितना है, 100 है, स्टार्टिंग में 100 रुपए है। ठीक है, तो ये इसमें रख दो वैल्यू, p की जगह पे रख दो 100, t की जगह पे रख दो 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से c की वैल्यू निकल जाएगी, कितनी हो जाएगी, log 100। ठीक है, c की वैल्यू log 100 हो जाएगी ना, बस। और c की वैल्यू log 100 कहाँ पे रख देते हैं हम, समीकरण 1 में रख दो, यहाँ से कितना हो जाएगा, log p बराबर r बटे 100t प्लस c की वैल्यू रख दी log 100। ठीक है, बस ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट अब देखते हैं अब क्या करना है। ये हमारा एक तरीके से विशिष्ट हल आ चुका है, आ गया ना, मतलब p को थोड़ी देर के लिए y मान लो, t को x मान लो, तो ये विशिष्ट हल आ गया। लेकिन अभी देखो आगे हमें क्या करना है, आगे हमें निकालना तो कुछ और है ना, क्या पूछा हुआ है देखते हैं जरा, r का मान ज्ञात कीजिए, हमें r निकालना है। ठीक है, तो हम किसकी मदद लेंगे, इसकी मदद लेंगे, जो ये लाइन लिखी है, क्या लिखा हुआ है, 100 रुपए 10 वर्षों में दुगने हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, 100 रुपए 10 वर्षों में दुगने हो जाते हैं, इसका मतलब 10 वर्षों, मतलब t का मान कितना है, यदि t बराबर कितना हो 10, तो जो वैल्यू p, जो मनी है p, वो कितनी हो जाती है, दुगनी। तो 100 का दुगना कितना होता है बच्चों, 200। ठीक है, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ मैं, 100 रुपए दुगने हो जाते हैं ना, मतलब 100 रुपए कितने बन जाते हैं, 200 बन जाते हैं। ठीक है, दुगना मतलब 200, यानी कि t बराबर 10 तो p बराबर 200, बस यही वैल्यू हमने रख देनी है। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पे क्या रख देना, यही तो दिया है क्वेश्चन में, यदि t बराबर 10, ठीक है, ये समझ में आ गई बात, t बराबर 10 मतलब 10 सालों में
पी के क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है, ठीक है ना। 100 था, 100 का दुगना 200 हो जाता है। टी बराबर 10 रखेंगे और पी बराबर 200 रख देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। टी का मान 10 रख दो यहाँ पे और पी का मान 200 रख दो, बस इसे सॉल्व करो, हमारा आंसर आ गया। आर की वैल्यू log 100 है ना, इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तुम्हें पता है माइनस का है तो वो बटे में आता है, log 200/100, ठीक है ना। और 200/100 मतलब log 2 हो जाएगा। तो आर की वैल्यू कितनी जाएगी, 10 गुणा log 2। लेकिन जैसा कि मैंने बताया था, इस बार log 2 की वैल्यू उन्होंने प्रश्न में दे रखी, भले ही log बेस ई 2 की दे रखी, लेकिन ये भी log बेस ई है। वो वैल्यू बच्चों यहाँ पे रखेंगे तो हमारे आंसर आर की वैल्यू आ जाएगी। तो सेम बच्चों वैसा ही क्वेश्चन था, लेकिन बस थोड़ा सा ये चीज़ें ध्यान रखने की, यदि टी बराबर 10 तो पी बराबर 200, या टी बराबर 0 तो पी बराबर 100, ये चीज़ें ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाते हैं। समाकलन तो कोई टफ है नहीं इसमें, ठीक है, बस समझना है, चेंज करना तुम्हें आना चाहिए अच्छे से। नेक्स्ट बच्चों हम इसके जैसे ये क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 21, किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 5% वार्षिक की दर से होती है। इस बैंक में इतने रुपए जमा कराए जाते हैं। ज्ञात कीजिए कि 10 वर्ष बाद यह राशि कितनी हो जाएगी। इस बार बच्चों ध्यान से देखोगे, इस बार जो प्रश्न में वैल्यू दे रखी ना, ई की घात में दे रखी। इसका मतलब है हमें इसको, मैंने अभी तक तुम्हें बोल रहा था, मैं तुम्हें सारे क्वेश्चन लॉग में ही करा रहा हूँ, ठीक है ना। ई में के चक्कर में ज्यादा पढ़ नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो तुम बोलोगे अरे इस बार ई के चक्कर में पढ़ना पड़ेगा, कोई बात नहीं के चक्कर में, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ये जो ई वाली वैल्यू है ना, ये सबसे लास्ट में ही हम करेंगे इसको, ठीक है ना। इस वाले को हम करेंगे, हम सब वो वैसे ही करते जाएंगे लॉग की तरह। ये चीज आएगी भी तो लास्ट में आएगी, और वो भी कोई एक टफ काम नहीं है। देखो होता क्या दरअसल होता बच्चों ये है कि अभी हम यही तो पढ़ रहे हैं कि जो भी हम लॉग में पढ़ रहे हैं उसके बेस में हम क्या पढ़ रहे हैं, ई पढ़ रहे हैं ना, कि मतलब ई होता है। हम भले ही लिखते ना हो तो होता क्या है, ई होता है ना। तो लॉग अगर मैं बोलूँ बेस में लिखूँ ई, ए लिखा है, ठीक है ना, बराबर ए बी। तो बच्चों बहुत आसान है, इसको इसमें कन्वर्ट करना बहुत ही आसान होता है, ठीक है ना। तो इतना तुम्हें याद होगा तो ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। क्या चीज होता है, जिसमें होता है कि ये जो इसके सामने जो ए लिखा है, ये ए जिसका हम लॉग निकाल रहे हैं, वो ए बराबर अगर हम लिखना चाहें, बराबर होता है जो ये बेस है ना ई, इसकी घात ये सामने वाला, ठीक है ना, इसकी घात और ये सामने वाला ई की घात बी। तो ए बराबर होता है ई की घात बी। बस इतना लिखना तुम्हें, आगे तो कन्वर्ट कर तो दिया तुमने। ये कन्वर्जन जो करना है वो भी बिल्कुल लास्ट में करोगे, ठीक है। वैसे नॉर्मली तुम लॉग के तुमने रूल वगैरह सब कुछ आते हैं तो सब लॉग का ही करोगे तुम, अब बिल्कुल लास्ट में, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे ई की घात का वैल्यू पता है तो इसलिए हम ये ई वाला काम करेंगे, लेकिन बिल्कुल लास्ट में करेंगे। शुरुआत में हम सब वैसे ही करते रहेंगे जैसे हमने लॉग से हम कर ही रहे थे, ठीक है। तो इसमें बहुत बड़ी दिक्कत नहीं। तो क्या समझाया मैंने तुम्हें कि इसको अगर इस तरीके से ऐसा लिखा है कभी भी तो कैसे कन्वर्ट करते हैं हम, जो जिस चीज का लॉग निकाल रहे हैं, जो लॉग के ठीक सामने पे लिखा है, सामने से मतलब है नीचे नहीं, सामने पे, उसको लिखते हैं ए बराबर होता है, और जो लॉग के नीचे है मतलब ई, यहाँ पे तो ई है तो ई की घात और ये सामने वाला लिख देते हैं, ठीक है, ई की घात भी। तो इतना तुमने लिख दिया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, एकदम से क्वेश्चन हो जाएगा। फिलहाल ये चीज भी हम लास्ट में करेंगे, अभी हम नॉर्मली करते जाएंगे। क्या पढ़ा था हमने, देखो किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि, अब तो इतनी बार रिपीट हो गई तुम्हें समझ में आ गया होगा। किसी समय टी पर मूलधन पी मान लेते हैं ना, प्रश्न अनुसार क्या डीपी बटे dt बराबर पी का इस बार कितना प्रतिशत है, 5%, ठीक है। तो ये सब पुराना ही है, तुम्हें पता चल रहा होगा। समाकलन भी करेंगे तो कितना आएगा, log p बराबर t बटे 20 और c, ठीक है ना। c है खाली है, थोड़े बहुत इसमें गड़बड़ी हो गई थी, इस वजह से मैंने काटा हुआ, बस यहीं तक है फिलहाल, ठीक है, यहाँ तक है। तो ये तो बच्चों तुमने कर रखा है ना, ठीक है, ये कुछ नहीं है अभी, ठीक है, यहाँ तक है खाली। तो ये तुमने पहले भी किया था, ठीक है। अब हम सी की वैल्यू निकालेंगे ना बच्चों, तो क्या करेंगे बताओ, सी की वैल्यू निकालने के तो यही तो करेंगे कि यदि टी बराबर 0, मतलब शुरू में कितने पैसे हैं, तो कितने रुपए, ध्यान दो, इस बैंक में 1000 रुपए जमा कराए जाते हैं। इसका मतलब सबसे शुरू में कितने पैसे जमा कराए गए, 1000। तो हम यही तो कर रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं कि जब टी बराबर 0 है तो पी बराबर कितना रख दे रहे हैं, 1000। ये मैं पीछे करूंगा, ये काटा हुआ है सारा, ठीक है, मैं बता रहा हूँ यही करना है हमने, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, अब जब t बराबर 0, और अभी तक के 2 क्वेश्चनों में हमने ऐसे ही किया ना सी की वैल्यू निकालने के लिए, t बराबर 0 तो शुरुआत में पैसे कितने थे, जो भी पैसे उस क्वेश्चन में थे, सेम ऐसे ही करना सी की वैल्यू निकालने के लिए। तो बच्चों क्या है, यदि t बराबर 0, p बराबर कितना 1000 है, तो ये मान जब हम रखेंगे समीकरण में तो कितना आ जाएगा बच्चों, log 1000 बराबर ये तो 0 हो जाएगा, तो सी की वैल्यू कितनी जाएगी, log 1000। बहुत सिंपल है, ठीक है। अब ये जो सी की वैल्यू है हम समीकरण 1 में रख देते हैं दोबारा से, ठीक है।
तो जैसे ही रखते हैं तो log p बराबर 1/20t प्लस और c की जगह पर हम ये रख देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अभी तक हमने जो तीनों क्वेश्चन किए तीनों में ऐसा ही हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से हमने किया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब इस क्वेश्चन में हमें करना क्या, जरा देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में ये था कि ज्ञात कीजिए कि 10 वर्ष बाद यह राशि कितनी हो जाएगी। मतलब t बराबर तो दे रखा है 10 वर्ष, और ये राशि कितनी हो जाएगी, मतलब पैसे निकालना, मतलब p निकालना है इस बार हमें। ठीक है ना, हमें मनी है वो निकालनी है, मतलब p की वैल्यू निकालनी है कि 10 साल बाद p कितना हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया, इस बार p निकालना, एक बार निकालना था t, एक बार निकालना था r, इस बार निकालना है p। ठीक है, तो क्या है, तो यदि t बराबर 10 तो हमें क्या निकालना, हमें निकालना p बराबर निकालना है कि p बराबर कितना होगा। यदि t बराबर 10 मतलब 10 सालों बाद, तो इस जो हमारी ये समीकरण आई है इसमें t की जगह पर कितना रख दो, 10 रख दो, बस हो तो क्या, इसे सॉल्व करोगे p की वैल्यू निकल जाएगी। तो log p बराबर t की जगह 10 रख दो। ठीक है ना, और log 1000 ये हो गया। अब ये log 1000 इधर चला जाएगा तो यहाँ 10/20, तो बच्चों 10/20 कितना होगा, 0 से 0 कटे, 1/2 कितना होता है, 0.5 होता है ना, और हमें 0.5 याद करो चाहिए भी। मैंने इसे 1/2 में नहीं रहने दिया, मैंने भाग किया, 1 से 2 से 1 को भाग किया 0.5, क्योंकि याद करो हमें e की घात 0.5 की वैल्यू दी है। ठीक है, अब मैंने log p माइनस log 1000 लिखा। तुम्हें पता ही है कि माइनस का क्या रूल होता है, ये बटे में आ जाता है, तो log p बटे ये हो गया। ठीक है, बस ये हो गया, ये सब हो गया। अब आएगी वैल्यू कि हमें तो ई में गिवन है ना, जो वैल्यू है ई में गिवन है, तो हम ई में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वो जो बच्चों जो कन्वर्जन वाला काम है अब यहाँ से करते हैं हम। ठीक है, क्या समझाया था मैंने समझाया था log के आगे जो वैल्यू होती है log a, तो वो जो वैल्यू होती है a उसको लिखते हैं a बराबर लिखते हैं, फिर जो यहाँ पे बेस होता है, यहाँ पे बेस क्या होता है, e होता है बच्चों। ठीक है ना, बेस कितना होता है e, यहाँ पे बेस लिखा हुआ नहीं है, हम लिखते नहीं है बेस को बार बार, लेकिन होता कितना e है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ तो लिख देता हूँ, बेस e होता है। तो log के ठीक सामने जो वैल्यू होती है ये बराबर होती है e की घात और सामने वाला। ठीक है, बस यही फॉर्मूला तो लगाना था, बस हो गया। अब e की घात, इसकी वैल्यू तो हमें दे रखी है प्रश्न में, इसकी वैल्यू कितनी 1.648 ये दे रखी है वैल्यू, मैंने रख दी बस। अब p का मान निकाला तो 1000 उधर चला जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो बहुत सिंपल, तीनों के तीनों क्वेश्चन एक जैसे ही थे ये। ठीक है ना, सिंपल थे, बस तुम्हें वो चीज़ आनी चाहिए कि t बराबर 0 तो p बराबर कितना, और लास्ट में तुम्हें क्या एक कंडीशन और लगा के सारे क्वेश्चन हो जा रहे हैं। अब बच्चों इसमें देखो कौन सा क्वेश्चन बचा है, प्रश्न नंबर 22। अब 2 क्वेश्चन बचे हैं खाली। ठीक है ना, एक प्रश्न नंबर 22 है और एक इससे पहले का कोई क्वेश्चन है, पहले 22 ही देख लेते हैं। ठीक है ना, ये शायद लास्ट क्वेश्चन है 22 का। एक 23 क्वेश्चन था वो मैंने करा दिया था लास्ट टाइम। ठीक है ना, 23वां क्वेश्चन छोटा सा था वो तो करा दिया था, तो लैंग्वेज वाला नहीं क्वेश्चन नहीं था, वो ऑप्शन वाला क्वेश्चन था। तो प्रश्न नंबर 22 इसका लास्ट लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, देखो किसी जीवाणु समूह में जीवाणुओं की संख्या इतनी है, 1 लाख है शायद ये। ठीक है ना, तो ये हो गया 1 लाख है, तो 2 घंटों में इनकी संख्या में 10% की वृद्धि होती है, कितने घंटों में जीवाणुओं की संख्या 2 लाख हो जाएगी। ठीक है ना, यदि जीवाणुओं की वृद्धि की दर उनमें उपस्थित संख्या के समानुपाती है। तो क्वेश्चन बच्चों थोड़ा सा लग रहा होगा अजीब सा अलग सा। ठीक है, तो इसमें यही है बच्चों की सबसे पहले तो तुम्हें अगर तुम ये पता लगाओ इसमें, मतलब इसको मतलब तुम लैंग्वेज से कन्वर्ट करके और गणितीय रूप में लिखना अगर सीख जाओगे, जैसे तुमने अभी वाले क्वेश्चन किए, बैंक वाले क्वेश्चन किए, या फिर तुमने वो स्पर्श रेखा वाले क्वेश्चन किए, तो ये क्वेश्चन हो पाएगा। ठीक है, तो उसके लिए शुरुआत कैसे करनी है तुम्हें समझ में आना चाहिए। सबसे पहले तुम्हें टाइम दिख रहा होगा यहाँ, 2 घंटे में इनकी संख्या इतनी हो जाती है, इसका मतलब टाइम आएगा माना किसी समय t पर। दूसरा है जीवाणु समूह में जीवाणुओं की संख्या। ठीक है, हम यहीं से ले रहे हैं चीजें, जो हम मान रहे हैं ना चीजें वो यहीं से ले रहे हैं। एक तो समय की बात की गई है तो हमने समय लिया है, दूसरा जीवाणुओं की संख्या की बात की गई है तो हमने जीवाणु की संख्या को नंबर बोलते हैं, तो इसलिए मैंने n ले लिया। तुम कुछ भी लेना चाहो ले सकते हो। ठीक है ना, मैंने n लिया, n इसलिए लिया कि n का मतलब नंबर हो गया, संख्या। ठीक है, माना किसी समय t पर जीवाणुओं की संख्या n है। ठीक है, जैसे हमने किसी समय t पर और जो मूलधन था वो p था ना, प्रिंसिपल, तो ऐसे ही मैंने जीवाणुओं की संख्या n लिए। अब क्वेश्चन में बस पहले तो सबसे शुरुआत बस ये आ जाना चाहिए, उसका लगभग क्वेश्चन होने लग जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कंडीशन देखो जरा क्या लिखा हुआ, जीवाणुओं की वृद्धि की दर उनमें उपस्थित संख्या के समानुपाती है। तो समानुपाती तुमने पढ़ा होगा पहले, तुम अगर मेरे ख्याल से पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो यदि जीवाणुओं की वृद्धि की दर, जीवाणु क्या है n है,
n समय के साथ साथ बढ़ रहे हैं। जैसे p थे ना, वो समय के साथ साथ प्रिंसिपल पैसे बढ़ रहे थे तो उसे dp बटे dt लिख रहे थे ना। अब ये नंबर भी बढ़ रहे हैं टाइम के साथ साथ, तो उसे क्या लिखेंगे, dn बटे dt, ये तो लिखेंगे। तो यदि जीवाणु की वृद्धि की दर उनमें उपस्थित संख्या के समानुपाती है, संख्या कितनी है, n है ना, तो उसके समानुपाती है। समानुपाती का चिन्ह बच्चों ऐसे होता है, तुम्हें पता ही होगा। तो dn बटे dt समानुपाती है n के। अब तुमने ये भी पढ़ा होगा और ये मैथ्स में भी पढ़ा होगा, कहीं हो सकता है साथ में फिजिक्स वगैरह, कहीं केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगे। समानुपाती का जब भी चिन्ह है उसके बाद अगर हम हटाते हैं तो उसके बाद मतलब इनटू, यहाँ पे हम कोई भी हम एक कांस्टेंट लिख लेते हैं, ठीक है ना। उसकी वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो मैंने यहाँ पे अपनी ओर से कांस्टेंट क्या लिख दिया, के लिख दिया, ठीक है। तो ये जरूर कभी ना कभी तुमने पढ़ा होगा कि कोई भी चीज किसी के समानुपाती होती है। अगर हम बोलते हैं ए समानुपाती बी, मतलब लिखते हैं ए समानुपाती बी, तो हम ए को लिख देते हैं ए इक्वल टू के बी, ऐसे लिखते हैं, इक्वल टू में लिखना होगा। अभी के की वैल्यू में पता नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो ये चीज तुम्हें करना आना चाहिए, ये पहले तुमने कभी ना कभी जरूर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो अभी ध्यान रख लो कि समानुपाती का चिन्ह इस तरीके से हम लगाते हैं। उसका समानुपाती की जगह हमें इक्वल टू लिखना होता है, तो हमें अपनी ओर से यहाँ पे कोई गुणा में वैल्यू लिखनी पड़ती है, ठीक है। अभी हमें इस के की वैल्यू भी हमको नहीं पता है, ठीक है। ये n तो जीवाणुओं की संख्या है, t समय, और k कांस्टेंट है जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। हालांकि बच्चों मैंने यहाँ पे कांस्टेंट ध्यान रखना, c नहीं लिखा है, ठीक है। c मैंने जानबूझ के नहीं लिखा है, c मैंने इसलिए नहीं लिखा है कि c तो बाद में भी आता है ना, तो कंफ्यूजन ना हो तुम्हें, और फिर बाद में तुम कहीं सोचोगे अब क्या रखें हम, c तो आ चुका है, या तुम c दोबारा रख दो तो तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। तुम यहाँ पे भी सी ले लोगे और बाद में आएगा उसे भी सी ले लोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए अभी तो के मान लो और बाद में जब तुम समाकलन के टाइम पे करते हो तब सी मानना। इस बार तुम्हें एक अचर नहीं बल्कि दो अचर मिल रहे हैं, एक के है और एक क्या सी है, जो बाद में मिलेगा, ठीक है। तो शुरुआत तो बच्चों यही है, मेन तो यही है ना। तुम्हें पहले अवकल समीकरण बनानी तो आनी चाहिए, तभी तो तुम क्वेश्चन करोगे, तब तो उसके बाद मेरे ख्याल से तुम फिर भी करने के लिए कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन स्टार्टिंग ये होती है कि तुम्हें अवकल समीकरण निर्माण करनी तो आनी चाहिए, बनानी आनी चाहिए, तो ही तो तुम करोगे आगे, ठीक है। तो ये बना ली तुमने बच्चों, अवकल समीकरण बना लिए तुमने, तो अब क्या करोगे, इसको हल करोगे। बहुत सिंपल है, dn के साथ n वाला लिखेंगे, t के साथ t वाला ही लिखेंगे, t का कुछ है ही नहीं तो k ही रहेगा अचर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इसे सॉल्व करेंगे अगर हम, तो कितना हो जाएगा, समाकलन कर देंगे 1/n का कितना हो जाएगा log n, ये संख्या है ना तो धन में ही तो होगी संख्या, तो इसलिए मॉड फिर से नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट है k इंटू जिसका समाकलन t हो जाएगा प्लस c, ये तो सब पहले जैसे हो रहा था। समाकलन मैंने बोला ना टफ नहीं है, ये सारे के सारे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन थे, सब में समाकलन बड़े आसान थे, बस लॉग में हो रहा था और एक ऐसे हो रहा था, एक जैसे ही समाकलन है सबके। मेन चीज ये सब चीजें होती हैं, ये जो c की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है। तो बच्चों देखो क्या लिखा हुआ है, किसी जीवाणु समूह में जीवाणुओं की संख्या 1 लाख है। इसका मतलब है ये वाली संख्या बोली गई स्टार्टिंग में, फिर बोला कि 2 घंटे में इनकी संख्या में इतने बढ़ जाते हैं, 10% बढ़ जाते हैं 2 घंटे में इनकी संख्या। इसका मतलब है स्टार्टिंग में कितने थे, 1 लाख थे ना, तो फिर से वही वो जो मूलधन वाला जैसे हम कर रहे थे कि जब t बराबर 0, ठीक है ना, ये जब t बराबर 0 मतलब सबसे शुरू में कितने जीवाणु थे, 1 लाख थे। तो जब t बराबर, ये प्रश्न कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि समय शून्य था तो जीवाणु इतने थे, ये तुम्हें खुद से समझना है। या पैसे इतने थे तो तब मूलधन, जब समय शून्य था तो मूलधन इतना था, ये खुद से समझनी है ये वाली बात, ठीक है ना। खुद से करना है कि t बराबर 0 तो शुरुआत में t बराबर 0 तो n की वैल्यू इतनी थी, तो ये वैल्यू बच्चों यहाँ रख देंगे, t बराबर 0 तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो लॉग इतना हो गया, तो c की वैल्यू आ गई इतनी, लॉग 1 लाख यहाँ पे रख देंगे। ऐसे हम कर ही रहे हैं बहुत टाइम से, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने जैसे यहाँ पे पुट करी बच्चों तो ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये समीकरण 2 आ गई, ठीक है। इस बार ध्यान रखना एक एक्स्ट्रा चीज भी, के भी है इस बार, ठीक है। c की वैल्यू तो निकाल दी, के की वैल्यू भी है इस बार, ठीक है ना। n t तो चलो आना ही था, ये तो y और x का काम कर रहे हैं, एक y होता है जैसे एक x होता है, लेकिन एक k एक्स्ट्रा है इसमें, ठीक है। फिलहाल अपने आगे देखते हैं, बस क्वेश्चन को देखते जाओ, क्वेश्चन होता जाएगा, ठीक है ना। बस समझ जो चीजें उसमें जो लिखी हुई है उनको आगे करते जाओ, क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 घंटों में इनकी संख्या 10% की वृद्धि होती है, मतलब 2 घंटे में। इसका मतलब यदि t बराबर 2 तो इनकी संख्या में 10% ही बढ़ जाते हैं। तो मैं तुम्हें समझाता हूँ, ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। t बराबर 2 इतना तो समझ में आ गया, तो t बराबर 2 मतलब 2 घंटा का मतलब t बराबर 2 हो गया, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। ये है मेन चीज, मैंने टिक भी लगाता है। तो n बराबर इतना हो जाता है, ये क्यों होता होगा, n बराबर 1, उन्होंने बोला 10% बढ़ जाता है,
तो बच्चों शुरू में थे कितने जीवाणु, 1 लाख थे ना, तो 1 लाख का अगर हम 10% निकालें, 1 लाख जो भी है उसका अगर 10% निकालोगे तुम, ठीक है ना, यह मैं लिख देता हूँ 1 लाख का 10%, तो 1 लाख का जो 10% आएगा वो कितना आएगा बच्चों, वो आएगा 10,000, ठीक है। इसका मतलब है 1 लाख तो पहले से ही थे और 10% बढ़ गए, तो अब कितने हो गए होंगे, अब संख्या कितनी हो गई होगी, 1,10,000 ही तो हो गई होगी, ठीक है ना, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, फिर से समझ लो क्या, उस पर ये लिखा था कि 2 घंटों में इनकी संख्या में 10% की वृद्धि होती है, 2 घंटे में 10% बढ़ जाते हैं, तो टी तो 2 हो गया, उन्होंने कहा 10% बढ़ जाते हैं। तो बच्चों 1 लाख का 10% कितना होता है, ठीक है, 1 लाख का 10% कितना होगा, 10,000 होगा, 1 लाख का 10% निकाल लेना, 10,000 होगा, और 1 लाख में 10,000 और जोड़ दो, तो कुल मिला के अब कितना हो गया टोटल, 1,10,000। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा कि 1,10,000 ये कैसे आया, ठीक है। तो 2 घंटे बाद वो कितने हो गए, 1,10,000 हो गए, बस। तो टी बराबर 2 और एन बराबर 1,10,000, तो यहाँ पे टी बराबर 2 रख दो और एन बराबर रख दो 1,10,000। जैसे ही तुम यहाँ पे ये रखोगे ना बच्चों, तो तुम्हें के की वैल्यू भी मिल जाएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मैंने रख दिया 1,10,000 इसमें, ठीक है ना, और टी की वैल्यू कितनी रख दी, 2 रख दी, ठीक है। तो यहाँ से 1 लाख इधर आएगा माइनस में, ये पता ही है तुम्हें, उसके बाद ये भाग बटे में होगा, ठीक है, log 11/10 आ जाएगा ना, और ये 2k हो गया। जैसे k की वैल्यू कितनी आ गई, log 11/10/2, यानी कि 1/2 log 11/10। ये k की वैल्यू तुम रख दोगे, तो जो पिछली समीकरण थी उसमें k की वैल्यू रख दो, तो अब n और t में ये समीकरण ही आ गई। अब जो पूछा है वो तुम कर लो, ठीक है, पूछा क्या क्वेश्चन है, अब सीधा हम उस पर आ जाते हैं कि जो चीज पूछी गई है। तो क्या पूछा, देखो पूछा है कि कितने घंटों में जीवाणु की संख्या 2 लाख हो जाएगी। इसका मतलब है एक तो टाइम पूछा है टी, और जबकि एन की वैल्यू इतनी दे रखी है 2 लाख, और टी तुमसे पूछा है, ठीक है। तो बस अब फाइनल आंसर हमारा ऐसा है, ठीक है। फाइनल आंसर के लिए तुम्हें क्या करना है, टी ज्ञात करना है जब एन बराबर कितना होगा, 2 लाख, तो जीवाणु की संख्या जब 2 लाख हो जाएगी बच्चा, तो रख दो तुम यहाँ पे एन की जगह पे रख दो 2 लाख, ठीक है। टी तो ज्ञात करना है तुम्हें, ठीक है। इसको सॉल्व करो, ये 1 लाख जब इधर जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 लाख बटे 1 लाख, तो 2 बचेगा, ठीक है। ये हो गया, तुम्हें तो टी की वैल्यू निकालनी है, तो टी की वैल्यू कितनी जाएगी, 2 की गुणा यहाँ हो जाएगी 2 log 2, और ये नीचे चला जाएगा, तो ये बस यही आंसर। इसे हम आगे कुछ कर थोड़ी सकते हैं इसे, ठीक है ना, इसको ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते, तो इतना ही आंसर रह जाएगा, ठीक है। यही हमारा फाइनल आंसर है। इसके बाद बच्चों इसका लास्ट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन तो वैसे हमने कर लिया था, प्रश्न नंबर 22, लास्ट से मेरा मतलब है अब फिनिश हो जाएगा, ये हमें जो छूटे हुए क्वेश्चन थे वो सारे हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 19 है अब, तो इसमें देखो बच्चों ये भी काफी अलग सा क्वेश्चन है वैसे, ठीक है ना। तो एक गोलाकार गुब्बारे का आयतन जिसे हवा भरकर फुलाया जा रहा है स्थिर गति से बदल रहा है। यदि आरंभ में इस गुब्बारे की त्रिज्या इतनी इकाई है और 3 सेकंड बाद इतनी है, तो 30 सेकंड बाद उस गुब्बारे की त्रिज्या याद की। तुम्हें समझ में आ रहा हो क्या क्या चीजें आ रही है, टी आ रहा है समय, त्रिज्या यानी कि आर आएगा, ठीक है ना, आयतन यानी कि वी, ठीक है, आयतन गुब्बारे का आयतन क्या हो जाएगा, वी। तो बच्चों हम अभी मैंने स्मॉल ले लिया, तुम कैपिटल भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो गुब्बारे का आयतन क्या है मान लेते हैं, तो ये चीजें माननी पड़ेगी ना। एक तो गुब्बारे का आयतन गोलाकार है ना, तो गुब्बारे का आयतन मानना पड़ेगा वी, त्रिज्या कितनी माननी पड़ेगी, आर, ठीक है। तो हमें पता है आयतन का फॉर्मूला, गोले के आयतन का फॉर्मूला आता ही बच्चों कितना होता है, 4/3 पाई r3। नेक्स्ट अब क्वेश्चन में दिया क्या है, एक गोलाकार गुब्बारे का आयतन जिसे हवा भरकर फुलाया जा रहा है, ध्यान रखना फुलाया जा रहा है तो बढ़ रहा होगा, वो स्थिर गति से बदल रहा है। उन्होंने कहीं पे ये बात नहीं लिखी कि वो बढ़ रहा है, लेकिन उन्होंने लिखा हवा भरकर फुला रहे हैं, तो फुला रहे हैं तो खुद ही तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि बढ़ रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है जो आयतन है v है वो समय के साथ dv/v समय के साथ बढ़ रहा है ना, ठीक है ना। कितना बढ़ रहा है, उन्होंने कहा स्थिर गति से बदल रहा है, स्थिर गति मतलब एक कांस्टेंट गति से बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे dv/dt इक्वल टू k, क्या है, अचर है, कांस्टेंट है। तो बच्चों बहुत ध्यान से समझना, थोड़ा क्वेश्चन अलग सा ही है काफी, ठीक है। पहली बात तो इसमें ये है कि हमें गुब्बारे का आयतन बदल रहा है, ठीक है, समय के साथ, तो dv/dt, लेकिन वो स्थिर गति से बदल रहा है ना, तो इक्वल टू k आएगा। सबसे नंबर पहली बात तो समझने वाली बात यही है, थोड़ा अलग सी जो लग रही है, ठीक है, dv/dt इक्वल टू k। दूसरी बात
अब तुम ज्यादातर केसेस में जब भी तुम्हें ऐसे मिलता था ना, तुम समाकलन करना शुरू कर देते थे। इस बार नहीं करना है बच्चों, ठीक है। अभी हमें अपनी जो फाइनल जो अवकल समीकरण है वो नहीं मिली है, ठीक है। वो क्यों नहीं मिली है तुम देखोगे, जहाँ तक यहाँ पे बात जो भी की जा रही है वो त्रिज्या की बात की जा रही है, ठीक है ना, त्रिज्या, ठीक है। तो अभी त्रिज्या तो हमारे इसमें कहीं पे आया ही नहीं है, ठीक है। ये इस गड़बड़ इसमें हो रखी है, ठीक है, क्या कि यहाँ पे त्रिज्या नहीं आया कहीं। तो हम क्या करेंगे, हमें जो v की वैल्यू है 4/3 पाई आर क्यूब वो मैं यहाँ पे रख दूंगा, ठीक है। d/dt और v की वैल्यू मैंने रख दी। इस तरीके से हमें क्या करना है, एक तरीके से यहाँ पे इसका बच्चों क्या करना है, अवकलन करना है पहले, ठीक है ना। तो इसका अवकलन करेंगे, तो इसका अवकलन कैसे को ध्यान से देखो। इसका अवकलन 4/3 पाई तो क्या कांस्टेंट है, आर क्यूब का अवकलन कितना हो जाएगा 3r²। और तुम्हें पता है कि यहाँ पे श्रृंखला नियम हम लगाएंगे, क्योंकि हम समाकलन तो अवकलन तो किसके सापेक्ष कर रहे थे, टी के, लेकिन यहाँ पे टी नहीं है ना, ठीक है, टी नहीं है। तो इसका मतलब है हमें आर का भी अवकलन करना पड़ेगा, और वो अवकलन कितना होता है dr/dt। तो ये चीज बहुत ज्यादा समझनी जरूरी है। थोड़ा सा इसमें फिर से मैं बता दूं, ये थोड़ा सा रिलेटेड है अवकलज के अनुप्रयोग चैप्टर से, ठीक है ना। अवकलज के अनुप्रयोग चैप्टर से रिलेटेड है, जो कि हमको फिलहाल छोड़ने के लिए बोला गया था, ठीक है। तो 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, का जब हम अवकलन करेंगे तो 4/3 पाई तो कांस्टेंट आ जाएगा, आर क्यूब का अवकलन होगा 3r², जैसे एक्स क्यूब का 3x² होता है, लेकिन x नहीं है यहाँ पे, कुछ और है। तो जब कुछ और होता है तो उसका भी अवकलन होता है। तो आर का जैसे y होता मान लो यहाँ पे, तो तुम dy/dx लिखते थे ना, सेम ऐसी है यहाँ पे, क्योंकि r है तो तुम dr/t के सापेक्ष अवकलन होता है dt लिखोगे। है तो वही चीज ना जो हमने पहले पढ़ी थी, dr/dt। तो इस तरीके से इसको तुम्हें करना है, ठीक है। तो मैंने ऐसे यहाँ पे कर लिया, तो कितना हो जाएगा, जो बात मैंने तुम्हें बोली थी मैंने लिख दी dr/dt। तो जैसे ही मैंने किया, इसके बाद हम क्या करते हैं, dr के साथ r वाले लिख देते हैं और dt को हम उधर लिख लेते हैं, ठीक है ना। ये कांस्टेंट है 4 पाई, ये तो हम यहीं रहने देते हैं। तो जैसे हम अब हमारी अवकल समीकरण बन चुकी है r और t में, क्योंकि हमें जो भी वैल्यूज है ना वो हमने r और t में क्यों ली हमने, ठीक है ना समीकरण। उसका एक रीजन ये भी है कि हमसे बार बार यही पूछा जाता, आरंभ में गुब्बारे की त्रिज्या, मतलब जब t=0 था तो त्रिज्या कितनी थी, 3 थी, t और r। फिर 3 सेकंड बाद 6 इकाई, मतलब t 3 तो त्रिज्या कितनी 6, ठीक है ना। t सेकंड बाद गुब्बारे की त्रिज्या कितनी होगी। तो मतलब बार बार t और r की बात हो रही है। तो अगर अवकल समीकरण t और r में नहीं आएगी तो फिर हम क्वेश्चन कुछ कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए अवकल समीकरण t और r में लेनी पड़ी हमें, ठीक है ना, वरना हम कोई बेनिफिट नहीं था हमें क्वेश्चन को करने का अगर हम उतने में ही छोड़ देते, ठीक है ना, dv/dt में। तो अब हमने जैसे ही बच्चों ये किया, अब हम क्या था, सबसे पहले क्या लिखा था उन्होंने, अभी जो मैंने तुम्हें बताया, यदि आरंभ में गुब्बारे की त्रिज्या 3 इकाई है। आरंभ में मतलब जब t=0 था तो r=3, तो यहाँ पे रख दो t=0 तो r=3। तो यहाँ से c की वैल्यू मिल गई 36 पाई, ठीक है। तो हम यहाँ पे रख देंगे, ऐसा ही हमारे क्वेश्चन में कर रहे हैं, ठीक है। तो c=36 पाई, ठीक है। अभी मैं c की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे रखना भूल गया, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने बाद में अभी यहाँ पे दरअसल एक साथ ही रख दिए, ठीक है। तो वो भी चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि कहीं कंफ्यूजन ना हो तो मैं इसको ऐसे ही कर लेता हूँ, क्योंकि हम ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही कर रहे हैं ना। तो अब मैं ये लिख देता हूँ कि ये c का मान समीकरण, क्योंकि हम ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही कर लेते तो उसी पैटर्न को बनाए रखते हैं। तो c का मान समीकरण 1 में रखने पर मैं वैसे ही लिख लेता हूँ, नहीं तो ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन लगने लग गया, ठीक है ना। 4 पाई r³ / 3 = kT प्लस c की वैल्यू कितनी आई 36 पाई, और इसको क्या मान लेंगे हम, समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। तो अब मैंने रख दिया c का मान, हम अभी तक ऐसे ही कर रहे थे, बार बार c की वैल्यू यहाँ रख दे रहे थे, तो ये रख दी ना। अब नेक्स्ट क्या बोला उन्होंने, कहा जब 3 सेकंड बाद उसकी त्रिज्या 6 इकाई है, तो जब t=3 है तो r=6, वो हम यहाँ पे समीकरण 1 में 2, अब समीकरण 2 में रख देंगे, ठीक है। और c की वैल्यू तो अब जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो यह मान, ठीक है, तो यह मान क्या t=3 और r=6 समीकरण 2 में रखने पर। तो जैसे हम समीकरण 2 में जब ये वैल्यू बच्चों रखेंगे तो यहाँ से हमें k की वैल्यू भी पता चल जाएगी, ठीक है ना। k जो था, k भी तो एक कांस्टेंट था, एक तो कांस्टेंट c था, एक कांस्टेंट k था, k की वैल्यू भी पता चल गई। तो हम k की वैल्यू जो आई है, ठीक है, वो हम कहाँ पे रख देंगे, k की वैल्यू जो है वो समीकरण इसमें रख देंगे k की वैल्यू, ठीक है।
अब सी को तो अब हटा ही लो, ठीक है, सी का तो काम हम कर चुके हैं, ठीक है। तो के का मान किस में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो बच्चों के का मान समीकरण 2 में रख दो यहाँ पे, ठीक है। तो हम जैसे समीकरण 2 में के का मान रख देंगे तो हमें किसकी वैल्यू पूछा क्या, अब मैं ये बता देता हूँ। टी सेकंड बाद उस गुब्बारे की त्रिज्या कितनी होगी, तो तुम्हें गुब्बारे की त्रिज्या पूछी है, आर की वैल्यू पूछी है टी सेकंड बाद, मतलब आर का मान टी के रूप में पूछा उन्होंने, ठीक है। तो आर की वैल्यू निकाल लेनी है तुम्हें। अब जब हम के की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे मान समीकरण में, तो हमें यहाँ पे केवल आर और टी तो बचा, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करना बड़ा आसान है ये, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो 36 है, 84 है, तो हम कुछ कॉमन ले सकते हैं 12 की टेबल में 36 भी आता है, 84 भी आता है, 12 7 84, 12 3 36, ठीक है ना। पाई भी कॉमन आ रहा है, 12 पाई कॉमन हमने ले लिया, इधर भी पाई है, पाई से पाई कट गया, आर क्यूब। अब मैं इधर ले जाता हूँ, 12 3 36, ठीक है ना, और 4 से 36 को कितनी बार कटता है, 9 बार, तो इतना आ गया ना। लेकिन हमें तो आर की वैल्यू चाहिए, तो मैंने तुम्हें कई बार बताया जब हमें यहाँ पे मान लो 3 है, हम इसे उधर ले जाना तो इसका व्युत्क्रम कर देते हैं, तो कितना लिख देंगे, 1/3 लिख देंगे, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। इस तरीके से इसके क्वेश्चन करने हैं। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। होमवर्क तुम्हारा एक तो ये है कि इन क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, और अगर तुम्हारे प्रश्न नंबर 1 से 16 तक कंप्लीट नहीं हुए हैं तो इन्हें कंप्लीट कर लेना।